हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS फ्रेंड्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पेपर जो कि है हमारे पास समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। जैसा कि मैंने आपको कल अपडेट किया था कि मैं आपको उससे रिलेटेड पेपर करवाने वाली हूँ, वो भी जो हमारे मैंने आपको बुक दिखाई थी उस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, फटाफट से आ जाइए और जुड़िए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अब बाबर की बात आ जाती है। बाबर, अगर आपने पढ़ा होगा कि बाबर के युद्ध देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से युद्ध हुए थे और बाबर ने युद्ध जीते थे। जैसे कि आपने देखा होगा इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत सारे युद्ध हैं। तो बाबर को किसने बुलाया था? तो आपका आगे ऑप्शन है कि उस्ताद अली, दौलत खान, मुस्तफा या हसन खान ने। तो बुलाया किसने था? तो बुलाने वाली बात करते हैं तो हमारे जो इसमें दौलत खान है, उनके द्वारा इन्हें बुलाया गया था। अब क्या हुआ कि दौलत खां की बात करते हैं तो दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्हें क्या किया, आमंत्रित कर दिया। क्या सोचा होगा इन्होंने? अगर सोच की बात करते हैं तो ये सोच रहे थे कि ये क्या, जैसे बाबर ने तैमूर को हराया तो वैसे ही क्या करे, ये क्या करे, भारत को वैसे ही लूट कर वापस अपने देश में चले जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, जो इब्राहिम लोधी उस टाइम पे शासन कर रहा था, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी था। तो सॉरी, इब्राहिम लोधी की क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा स्थिति, जिसका लाभ उठाकर वो क्या करेंगे, वो अपने आप को मजबूत बना देंगे। तो ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक। ठीक है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मीना कौशिक, जोनाथन पैरी, बी डी त्रिपाठी, रॉन बैरेट। तो डेथ इन बनारस की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जोनाथन पैरी। ठीक है, इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे द पॉलिटिकल ऑफ पैट्रोटिज्म, ये देखिए आपके आगे ही है। और दूसरी है क्लासेस ऑफ लेबर एंड कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ठीक है, ये तीन बुक है। ठीक है, एक चौथी कौन सी हो गई, डेथ इन बनारस। ठीक, पहली हो गई डेथ इन बनारस, सेकंड हो गई द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, थर्ड हो गई क्लासिक ऑफ लेबर, एंड फोर्थ हो गई कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ठीक है, तो ये चीजें लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टेड मैच्ड। अब इसमें बताना है कि कौन क्या है, सुमिलित नहीं है। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिला होता है, क्या मिला होता है? ठीक है, आपके आगे ऑप्शन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम बाइक कार्बोनेट है, या वॉशिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट है, या बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ठीक है, और इसमें देखा जाए कि क्या क्या चीजें हैं, सॉरी ये, हाँ, क्या क्या चीजें हैं, तो इसके सही आंसर में चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बताया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है कैल्शियम हेमी सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देन वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन से नंबर का है, हमारे 4th नंबर का है। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन ये है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्टेड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हमें सम्मिलित करना है, जो कि हमारे पास क्या है, दो लिस्ट दे रखी है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें हमें प्रोविनेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया दे रखा है और कैपिटल सिटीज दे रखी हैं। तो प्रोविनेंस अगर हम इनके ऑस्ट्रेलिया के प्रांत की बात करते हैं तो कौन कौन से दे रखे हैं, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स कहाँ है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके आगे ही है। क्वींसलैंड कहाँ है आपके आगे, विक्टोरिया का है पर्थ में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का है मेलबर्न में। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, तो बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स की। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे है, न्यू साउथ वेल्स है हमारा सिडनी में। ठीक है, और क्वींसलैंड का है ब्रिस्बेन में। ठीक है, विक्टोरिया का है, विक्टोरिया हमारा मेलबर्न में। एंड पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का है हमारा पर्थ में। तो अगर हम आंसर चेक करते हैं, हमारे पास कोड दे रखे हैं ABCD करके। तो पहला है न्यू साउथ वेल्स 2 में, मतलब 2 कौन सा है, ये दोनों 2 वाले हैं, तो 2 हो गया। क्वींसलैंड 1, ठीक है फर्स्ट। एंड विक्टोरिया मेलबर्न मतलब 4th वाला। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसे भी देख लीजिए, सही बताया है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स सिडनी में है और क्वींसलैंड हमारा ब्रिस्बेन में है, विक्टोरिया हमारा मेलबर्न में है एंड ऑस्ट्रेलिया हमारा पर्थ में है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो फिर से वही बात कर दी कि हमें लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दे रखी है और इसमें हमें सही आंसर बताना है, जो भी हमें दे रखा होगा, लिस्ट कोड दे रखा है उसमें। तो चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे आगे दे रखा है कि संगठन दे रखे हैं, उसकी स्थापना दे रखी है। ठीक है, तो चलो ललित कला एकेडमी की बात करते हैं। ठीक है, तो ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, ललित कला एकेडमी की हुई थी 1954। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी, ये कब हुई थी, जल्दी जल्दी बता दो। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, उसके बाद है सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण की। ठीक है, तो सेम वही है। ठीक है, सेम इसमें और कुछ अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका आंसर 1954 है ललित कला अकादमी का। ठीक है, और इसमें संस्कृत नाट्य अकादमी की बात करते हैं, तो संस्कृत नाट्य अकादमी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है 1952 है। ठीक है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करते हैं 1959 है, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं वो 1979 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सारे सेम है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो सही सुमेलित है 1 2 3 4। देन ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाट्य अकादमी 1952। ठीक है, संगीत गाया पहले। ठीक है, तो 52। अब क्या हुआ, उसके लिए एक एकेडमी बनाई ललित कला 1954। फिर नाट्य हुआ। ठीक है, कितने टाइम बाद, 5 साल बाद 1959। उसके बाद क्या है, 20 साल बाद क्या हो गया, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र बना 1979। तो फर्स्टली दोबारा से ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाट्य अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी 1959 एंड सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण के 1979। देन कंटिन्यू, 6th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बताओ कि मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है हमारा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी।
ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो आपने बांधवगढ़ भी सुना होगा, ठीक है, कहाँ पे है, एमपी में, कान्हा, संजय दुबरी, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, ये एमपी के हैं। जबकि हमारा अमनगढ़ की बात कर रहे हैं हम, तो अमनगढ़ हमारा कहाँ पे है, अमनगढ़ हमारा यूपी में है, ठीक है। अगर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो नोट में पढ़ते हैं कि अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य यूपी के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। अब इन तीनों की बात हो रही थी, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। तो पहला क्या बताया, अमनगढ़, अमन की बात हो रही है, अमनगढ़ की बात हो रही है, ये कहाँ पर है, यूपी में है। और दूसरा में तीन हमारे बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, तो ये हमारे कहाँ पे हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए। नेक्स्ट चलें, which one of the following coal based power plant is situated in यूपी। तो ये बताना है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आपके आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है डालीपाली, सेकंड है दादरी, थर्ड है सिंगरौली एंड फोर्थ है विंध्याचल, ठीक है। तो ये क्या बताना है, हमें बताना है यूपी में स्थित, ठीक है। तो यूपी में स्थित कौन है, दो है हमारे हमारे एक है दालीपाली और एक है दादरी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें चलते हैं, दादरी और पार्ली, सॉरी दादरी पार्ली नहीं है, ठीक है, दादरी और सिंगरौली है, वो थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। दादरी और सिंगरौली, ठीक है, ये दोनों कहाँ है हमारे, ये दोनों है यूपी में, ठीक। इसमें पढ़ लेते हैं, दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, ठीक है, दादरी और सिंगरौली, ठीक। और दार्ली और पार्ली ये उड़ीसा में है, और विंध्याचल आपको पता है एमपी में है। तो क्या, दादरी और सिंगरौली, ठीक है, दादरी और सिंगरौली यूपी में, जो कि क्या है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, और दार्ली और पार्ली जो कि उड़ीसा में है, और विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। चलो, यूपी के एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है, ये 5 है, ठीक है। और जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा में है। दोबारा से, सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार तथा टांडा में है, ठीक है। तो कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा प्रयागराज में भी है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। इन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, पशु दे रखे हैं और उनकी नस्ल दे रखी है, जैसे हमारे काऊ की दे रखी है, गोट की दे रखी है, बफेलो की दे रखी है, और एंड शीप की दे रखी है। तो कौन सी सुमलित नहीं है वो बतानी है, ठीक है। तो काऊ की क्या बताई है, देवनी, हमारी गोट की क्या बताई है, बरबरी, बफेलो की बताई है भदावरी, एंड भेड़ की बताई है गिर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, हम इनके ऑप्शन में चलते हैं फिर, ठीक है। चलो, अब इसका आंसर देख लीजिए। तो गाय की जो है वो है देवनी, देवों की है ना, देव भगवान जी के लिए, जैसे होता है कि भगवान के लिए लोग मानते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो देवनी, ठीक है। बकरी, ब से बकरी, ब से बरबरी, ठीक है। तो बरबरी, भ से भैंस, भ से भदावरी, ठीक है। तो भदावरी, ठीक है। और गिर, गौ से गाय, ग से गिर, तो ये भी क्या है, गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल एक हो गई गिर हो गई, एक हो गई देवनी हो गई, बकरी बरबरी, भैंस भदावरी, ठीक है। तो ये आपके आगे आंसर है, इसे एक बार
दोबारा से रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट दे रखी है और हमारे पास राइटर्स दे रखे हैं एंड बुक्स दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन किसकी है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दे रखी है। चलते हैं लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड में। रास पंचाध्यायी, वृंदावन दास, चैतन्य भागवत, जयनंदा, चैतन्य मंगल, नंददास, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो रास पंचाध्यायी है नंददास की। ठीक है, नंददास। चैतन्य भागवत हमारे वृंदावन दास की है। ठीक है, और चैतन्य मंगल है जयनंदा की, और भक्ति रत्नाकर है नरहरि चक्रवर्ती की। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलो ये है आंसर। रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की। चैतन्य भागवत है हमारी वृंदावन दास की। चैतन्य मंगल है जयनंदा की, और भक्ति रत्नाकर है हमारी नरहरि चक्रवर्ती की। दोबारा से, रास किसने किया? नंददास ने। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी नंददास की। चैतन्य भागवत, अब भागवत में कृष्ण जी भी हैं, कृष्ण जी वृंदावन रहते थे, तो चैतन्य भागवत वृंदावन दास की। ठीक है, लॉजिक नहीं है। चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जय नंदा की। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की। हो गया आपको लर्न। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा डाइट कहा जा रहा है कि हमें जो है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। तो आपके आगे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो फैट, प्रोटीन, विटामिन या विटामिन, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये वाला देखो, दिए गए आहार समूह में से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सही बोला है ये वाला ऑप्शन सी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, किससे? जल, विटामिन और लवण से, नमक, पानी और विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई। ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following Indian leaders participated in all the 3 round table कॉन्फ्रेंसेस? तो तीनों गिल्ड में सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन आपके आगे है। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बीएस मुंजे, बी.आर. अम्बेडकर और सीवाई चिंतामणि। ठीक है, तो इसका आंसर है बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट हुआ था 1930 में। सेकंड की बात करते हैं, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। और थर्ड की बात करते हैं तो वो हुआ था 1932 में। ठीक है, अब क्या बात हुई कि
हमारे इन तीनों में जो सम्मिलित हुए थे, ये तीनों, इसमें बी आर अम्बेडकर हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या था, अंग्रेज गांधी जी को बुलाना चाह रहे थे, तो गांधी जी भी हुए थे, ये हुए थे कांग्रेस की तरफ से, ये हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, इसके नोट पढ़ लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। देखो ये बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट एंड सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था, ठीक है। तो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं की तरफ से हमारी एक एनी बेसेंट रही एंड सरोजनी नायडू रही। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following countries is not situated along the coast of Baltic Sea? देन इसका आंसर बताना है कि कौन बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो लातविया एंड पोलैंड, लातविया एंड रशिया, स्वीडन एंड रशिया, स्वीडन एंड नॉर्वे। अगर बाल्टिक सी की बात करते हैं तो ये सारे मतलब सभी वहां पर स्थित हैं। एक बार इसके नोट को पढ़ लेते हैं। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड तथा रूस हैं, ठीक है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, ठीक है। और बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, अतः इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित जो देश हैं वो ये हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क भी है, एस्टोनिया भी है, फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, जर्मनी है, पोलैंड है और रूस है। तो नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, ठीक है। और ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन में। Which of the following state has won maximum number of medals in India Skill 2021 competition, the result of which was declared of Government of India in January 2022? जो भारत कौशल 2021 की प्रतियोगिता थी उसमें सबसे अधिक पदक किसने जीते, ठीक है, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। तो इसका आंसर है उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात करते हैं कि भारत कौशल परियोजना 2021 में सबसे अधिक पद उड़ीसा ने कितने 51 पद जीते थे, जबकि महाराष्ट्र ने 30 पद, केरल ने 25 पद, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के तालकटोरा में, नई दिल्ली के तालकटोरा में इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन में बनता है। भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पद किसने जीते हैं, उड़ीसा ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। थर्ड ऑप्शन शायद नीचे ही था, नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं दे रखे हैं और हमें शायद दो से ही आंसर देना है। हाँ, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है ओनली फर्स्ट है, क्योंकि त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। अब आपने उत्तराखंड में चलते हैं, ठीक है। एक तरफ हमारा गढ़वाल है, गढ़वाल, एक तरफ हमारा कुमाऊं है, ठीक है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 4720 मीटर है, किसकी है, ये है पश्चिमी कुमाऊं की।
ठीक है। और 3 चोटियों को त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड एंड त्रिशूल थर्ड नाम से जाना जाता है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर जो है वो बागेश्वर जिले के समीप है। ठीक है, बागेश्वर जिले के समीप है कौन? त्रिशूल शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बताना है कि कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो आपके आगे ऑप्शन है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका आंसर है हमारा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये इसका उपभाग नहीं है। इसके उपभाग की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं। अब ये क्या है? ये भूमि पर पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? स्थल पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30%, कितना बताया मैंने? 25 to 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और क्या है? तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं? टुंड्रा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वन हो गया, टुंड्रा हो गया, घास हो गया, ठीक है, घास का मैदान हो गया, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो सागरीय तो क्या है? सबसे स्थायी है। तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन कौन से बताए? टुंड्रा बता दिया मैंने, वन बता दिया, घास के मैदान बता दिए, मरुस्थलीय बता दिया, पारिस्थितिकी तंत्र बता दिया, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र बता दिया, ठीक है, और निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बता दिया, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र बता दिया। तो ये क्या है? ये पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी इन्हें कहा गया है। किसे कहते हैं? जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलो, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया? 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 60 नंबर पे भी चल लेते हैं। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर, फर्स्ट नॉट सेकंड। तो इसका आंसर बताइए। तो इसकी बात करते हैं। अगर जनवरी 2022 में जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जिसमें यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, उसमें जो मुजफ्फरनगर है, ठीक है, उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। वही राज्यों में दूसरा व तीसरा स्थान राजस्थान व तमिलनाडु का है। और पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में दिया गया था। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य एमपी हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो ये इसके जो ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके आगे है। भारत के संविधान की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपके आगे क्वेश्चन जो है उसे पढ़िए। इसमें बताना है कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया कौन से उसमें भाग में? तो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र है। ठीक है, अब आपने अगर पढ़ा होगा संविधान के बारे में तो आप सीधा आंसर मार सकते हैं शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वर्ष 1992 में क्या हुआ? 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला, नगर पालिका नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए।
ठीक है। 9 में क्या है, पंचायत के बारे में बताया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करता है। तो समझ में आ गया। भाग 9 ग्रामीण क्षेत्र, भाग 9 ए हमारा शहरी क्षेत्र। ठीक है। 18 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बायोडीजल प्लांट, कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेड्रोफा, रोसा घास, जावा घास और गुलगुल। तो इसका आंसर है जेड्रोफा। पेपर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। जैव डीजल पौधा जेड्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रतनजोत, जैव डीजल, जेट्रोफा करकास। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु वसा व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, क्या बताया? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन क्या करना है? बायोडीजल को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या एस्टेरिफिकेशन किया जाता है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने नेशनल बायोडीजल मिशन एनबीएम स्टार्ट किया, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जेट्रोफा जो है उसने इम्पोर्टेंट उसमें क्या भूमिका निभाई है। ठीक है। तो जैव डीजल पौधा कौन सा है? जेड्रोफा है। इसे चेंज करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन किया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो रतनचोद, जैव डीजल, जेट्रोफा करकास। ठीक है। और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन स्टार्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं 19 में। आज मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है। वैसे मैं आपको आगे भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे कि आप 50-50 क्वेश्चन करवाएं या 100 क्वेश्चन करवाएं, तो मैं वो भी करवाऊंगी। लेकिन आपको कमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है। तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? मंदसौर। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और डी है हमारा कुमारगुप्त। बताओ आप। यहाँ पे हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 20 है। तो मुझे बताइए मंदसौर किस शासक के बारे में बताती है? लो, इसका नोट भी है, मैंने आपके आगे रख दिया है। तो मंदसौर की बात करते हैं। इसमें जो मंदसौर है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के बारे में बता रही है। ठीक है। कि उसने क्या क्या चीजें मतलब मिली, उसे क्या क्या उसने उपलब्धि प्राप्त करी है, उसका विवरण सारा क्या है? मंदसौर में है। और इसके जो रचना करी है वो वत्स भट्टी ने करी है। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया जाता है, कि सूर्य का पूजन कैसे किया जाता है वो सब। रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया है। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। अगर आपने लूसेंट उठाई होगी, उसमें भी इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो फर्स्ट है, ये यूपी के गोंडा जिले में स्थित है, और सेकंड है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसके दोनों ही आंसर सही है, तो बोथ ए एंड बी डाल देंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं। पार्वती अर्गा यूपी के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट हैं। देश में अगस्त 2022 तक कुल 75 आर्द्रभूमि रामसर साइट हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 अधिकतम है। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। ठीक है। पार्वती अर्गा यूपी के गोंडा जिले में है। तो देखो पार्वती अर्गा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। कब घोषित किया गया? फरवरी 2020 में घोषित किया गया। वर्तमान में कितने रामसर साइट है यूपी में? 10 रामसर साइट हैं।
देश में 2022 तक में कुल कितने हैं, तो आर्द्र भूमि 75 है, ठीक है। और तमिलनाडु में सर्वाधिक है, कितने हैं, तो 14 हैं। तो मैं आज क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी तो ये हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंथी। तो कल मैं इसी के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। और ये पेपर है, दोबारा से बता रही हूँ, ये पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है और समीक्षा अधिकारी का है, सहायक समीक्षा अधिकारी है। तो आप क्लास को कंटिन्यू रखना, और आपको ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो ये बुक है मैं इसे पूरी कंप्लीट करवा दूंगी अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते हो तो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।